नमस्कार मनी गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। क्या आप जानते हैं कि आप एक दिन में कितनी रकम नकद ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं? जी हां, नकद लेन देन की सीमा है। दरअसल सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने और काले धन पर लगाम लगाने के मकसद से नकद लेन देन की सीमा तय कर दी है, जिसे तोड़ने पर न केवल जुर्माने का प्रावधान है बल्कि टैक्स में छूट भी नहीं मिलती है। तो किस चीज पर कितनी सीमा है, किसको की क्या जिम्मेदारी है, इन जैसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद। सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि आखिरकार ये नकद लेन देन की सीमा, इससे क्या असर पड़ेगा, कैसे जो है उनको ये सब चीजों को फॉलो करना चाहिए और क्यों ये फॉलो करना जरूरी हो जाता है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में नकद लेन देन का जैसे कि कल्चर ही था। हर व्यक्ति कैश ले जाकर, झोले में भर के नोट ले जाकर सामान खरीदना और बेचना पसंद करता था, जिसका रिजल्ट ये होता था कि आमतौर पर हर व्यक्ति को जैसे कि टैक्स बचाने की और टैक्स की चोरी करने की या टैक्स में गड़बड़ी करने की जैसे लत ही पड़ गई हो। तो जहां कैश में सामान खरीदा और बेचा और अगर पार्टी ने बिल नहीं काटा तो दोनों ने टैक्स आधा आधा कर लिया या कुछ सामान सस्ता कर दिया। इस तरह के माहौल देश में बनते जा रहे थे, जिसका नतीजा ये हो रहा था कि देश में रेवेन्यू का जनरेशन कम से कम हो रहा था, सरकार को टैक्स की वसूली कम हो रही थी। इन सब बातों को देखते हुए जैसे कि सरकारें लगातार किसी न किसी की चल रही थी, जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने बड़े बड़े कड़े फैसले लेने शुरू किए। जब उन्होंने ये देखा कि एक कैश की पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है, एक आदमी कैश में कमाता है, उस पर इनकम टैक्स नहीं देता, उस पर वो जो सामान खरीदने के लिए खर्चा करता है उस पर वो सेल्स टैक्स नहीं जाता, और फाइनली वो लोग प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीद के इन्वेस्ट कर लेते हैं और वहां फिर एक बार सेल्स टैक्स की या स्टैंप ड्यूटी की चोरी होती है। तो ऐसे एक कैश का एक सर्कल पूरे होने में मल्टीपल टैक्स का इवेजन हो रहा था। मोदी सरकार ने रोकने के लिए काफ़ी कड़े कदम उठाए, जिनमें कई सारी एक्शंस लिए, चाहे वो नोटबंदी की हो, जीएसटी लागू किया हो, या फिर जो है कैश के पेमेंट्स की, रिसीव की, लेके चलने की, इस तरह कई सारी सीमाएं बनाई, जिनसे उन्होंने ये तय करने की कोशिश की कि कैश का आदान प्रदान, लेन देन कम से कम हो और इससे कैश का प्रचलन कम हो और सरकार की वसूली बढ़े। बिल्कुल, तो इन तमाम चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार जो है वो काफी सख्त नजर आ रही है। सरकार के बिल्कुल मंशा साफ है कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक खास बात आपको बता देते हैं कि हमारा ये शो ट्विटर और फेसबुक पर लाइव है इस वक्त। अगर आपके मन में कैशलेस से जुड़े कुछ भी सवाल उठ रहे हैं या नकद लेन देन की तमाम बारीकियां आप जानना चाहते हैं और उससे जुड़े कुछ मन में शंकाएं हैं, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जाकर सवाल भेज सकते हैं। और मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपके तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। अच्छा मनीष जी, यहाँ पर सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि कैशलेस इकोनॉमी को जो है बढ़ावा दिया जाए जी। तो अब ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को कि आज के वक्त में नकद लेन देन की सीमा जो है वो क्या है, और अगर कोई नकद लेन देन करने जा रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम नकद लेन देन की सीमा की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन पर कैसे ध्यान रखें। नकद लेन देन की कई सीमा है। आज कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन एक बार में कैश में नहीं कर सकता। यानी जैसे अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में है और वो अपने कोई भी खर्चा कर रहा है, 10,000 से ज्यादा का खर्चा एक बार में नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपना इनकम टैक्स में बेनिफिट उसका नहीं ले पाएगा। जैसे कोई एक व्यक्ति शेयर ब्रोकर है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई वकील है, अपने किसी रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है, अगर उसका 12,000 खर्च आया है तो उसको डिजिटल मेथड से या बैंक के द्वारा ऑनलाइन या आरटीजीएस या एनईएफटी या चेक से पेमेंट करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये पैसा उसकी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन करते समय खर्चा नहीं माना जाएगा, जिसका नतीजा यह होगा कि इस अमाउंट पर भी इनडायरेक्टली इनकम टैक्स देना होगा।
तो मनीष जी, एक दिन में अगर फर्ज कीजिए कि मुझे शॉपिंग करनी है, मैं कुछ सामान खरीदना चाहती हूँ, तो क्या ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कितना नकद ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, या ये दुकानदार की जिम्मेदारी में आता है कि उसे ये चेक करना है कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 या 3 लाख रुपए का सामान उससे नकद ट्रांजैक्शन में ले रही हूँ? देखिए, दोनों की जिम्मेदारी, ये बड़ी ब्यूटी बनाई है कि जो शॉपिंग कर रहा है, जैसे आप शॉपिंग करने गए तो आपकी जिम्मेदारी भी किसी एक शॉप पर किसी भी एक सामान के अगेंस्ट में आप 10,000 रुपए से अधिक का कैश पेमेंट नहीं करेंगे। एक ही दुकान से अलग अलग सामान के लिए आप कर सकते हैं, है ना। और उसी तरह एक दुकानदार किसी भी एक बिल के अगेंस्ट में 2 लाख रुपए से अधिक का पेमेंट नहीं ले पाएगा, अलग अलग दिनों में भी। यानी 10,000 की जो लिमिट है वो एक दिन की है। अगले जैसे एक बिल अगर उसने 3 लाख का रेज कर दिया तो उस पर 2 लाख से अधिक का कैश पेमेंट वो अलग अलग दिन में भी नहीं ले पाएगा। जैसे उसने 5,000 आज कलेक्ट की, 8,000, 10,000, 6,000, 2,000, ऐसे करके वो लगातार डिफरेंट डेट्स में लेता रहा, तो उसमें भी वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक एक व्यक्ति से ले पाएगा। तो यानी प्रतिदिन और प्रति बिल लिमिट है 10,000 रुपए की और टोटल 2 लाख की लिमिट है एक व्यक्ति से। बिल्कुल, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब आप शॉपिंग कर रहे हैं और नकद ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, फर्ज कीजिए कि अगर मैंने करीब 3 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली है, या मैंने 3 लाख रुपए की घड़ी ले लिया, कुछ ज्वेलरी ले ली, और मैं अगर उससे पार्ट पेमेंट जो है कैश करना चाहती हूँ, और कुछ जो है मैं अगर चेक से पेमेंट करना चाहूँ या बैंक अकाउंट के जरिए ट्रांसफर करना चाहूँ, तो उसमें क्या नियम लागू होते हैं? देखिए, अगर आप जैसे सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आप अगर ऐसा करते हैं तो आप पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको उस एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम नहीं करना है, तो इसलिए आप कर भी सकते हैं। इसलिए आपको कोई रोक नहीं है अगर आप उस खर्चे को बिजनेस में नहीं ले रहे हैं तो। अब ये दुकानदार अपने एंगल से देखे, उसकी 2 लाख की लिमिट है, अगर वो 2 लाख की लिमिट में वो बाकी पेमेंट कैश में ले लेता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जितना अमाउंट उसने कैश कलेक्ट किया है 2 लाख से ऊपर का, उस सारे अमाउंट के बराबर के अमाउंट का जुर्माना उसको देना होगा। यानी अगर उसने 3 लाख रुपए का कैश कलेक्ट कर लिया तो उसे 3 लाख की ही पेनल्टी लगेगी। जी, और अगर किसी के घर पे शादी है तो क्या यही पूरे नियम जो है वो लागू होते हैं, या घर में शादी होने की सूरत में हम ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? नहीं, शादी होने का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शादी होगी तो उसमें डिफरेंट लोग होंगे और सबके लिए नियम इनकम टैक्स का एक समान है। नहीं, अगर मान लीजिए कि मैं शादी की शॉपिंग करने जा रही हूँ और मैं ज्वेलरी तो लेने जा रही हूँ लेकिन खैर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर जगह पे जो है वो सभी शॉपिंग करते हुए जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं लेते हैं चेक। जैसे फर्ज कीजिए अगर कोई टेंट वाला है या खाने वाला है, वो कहते हैं, केटरर्स कहते हैं कि उन्हें चेक से पेमेंट नहीं चाहिए, कैश चाहिए, तो क्या हम कहीं शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं? अब देखिए, इस बात को थोड़े से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और जगह भी कैश का ट्रांजैक्शन क्यों बढ़ता जा रहा था। देखिए, अब आप शादी का एग्जाम्पल लेते हैं, आप कैटरर से कहते हैं कि हम आपको कैश देंगे, या कैटरर कहना चाहता है कि आप मुझे कैश दीजिए। क्या कैटरर इतना भी बिजनेस नहीं कर रहा कि साल में उसका टर्नओवर 20 लाख होता हो? एक बात, अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है? दरअसल ये सब कवायद है किस लिए? वो कैश में लेना ही इसलिए चाहता है कि कहीं उसे वो जीएसटी पे ना करना पड़े। अगर आप उसे चेक से देंगे तो उसके अकाउंट में आ जाएगा, इनकम टैक्स बाद में पूछ लेगा क्या आपका ये सेल्स है, अगर ये सेल्स है तो इस पर जीएसटी क्यों नहीं दिया गया। तो ये कवायद ही इसलिए है कि जीएसटी ना चुकाना पड़े। अगर आप उससे कहेंगे आप चेक से ले लीजिए तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब है। इन सब की बैकग्राउंड के पीछे एक ही पर्पज है, टैक्स इवेजन। अदरवाइज किसी को क्या प्रॉब्लम है? अब देखिए, पेटीएम है, कितना आसान है, आप 1 सेकंड के अंदर पेमेंट कर देते हैं। आपको किसी को 1,685 रुपए देने हैं तो या 684 देने हैं तो खुले पैसों की टेंशन नहीं है। आप जो अमाउंट फीड करते हैं अमाउंट तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। तो इतनी सुविधा होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति कैश को इंसिस्ट करता है तो या तो छोटा अमाउंट हो, उसकी कन्वीनियंस हो, अदरवाइज कहीं ना कहीं टैक्स का इशू आता है, जो हमें एज ए विजिलेंट इंडिविजुअल, एज ए विजिलेंट पैट्रियोटिक मैन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भी टैक्स दें और दूसरों को भी इस स्थिति में लाएं कि वो टैक्स दें। अब देखिए, शादी में या तो बैंकेट हॉल हुआ, या फिर हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, या हमारे पास घोड़ी वाला है। अब देखिए, इन सब जगह आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, पहले डर क्या होता था कि हम चेक से देंगे 3 दिन बाद चेक क्लियर होगा, लेकिन अब आज हमारे हाथ में मोबाइल में इतनी पावर है कि आप उसका अकाउंट ऐड करिए
और अगले 10 मिनट में पेमेंट IMPS से उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा और उसको नोटिफिकेशन भी आएगा और खोने का चक्कर भी नहीं। तो बल्कि हम सबको बढ़ावा देने की आवश्यकता है कि हम कैश से डिजिटल करेंसी की तरफ आए। बिल्कुल, तो कैश से डिजिटल क्रांति जो है उसमें आपको भागीदार बनना होगा और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मनीष गुप्ता जी आपको बता रहे हैं। अच्छा, अभी आपने पेटीएम का जिक्र किया था, उसी से जुड़ा एक फेसबुक पर भी सवाल आया हुआ है शाहिद अली जी का। ये बताते हैं कि कैशलेस ट्रांजेक्शन में अगर ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो जाती है और बैंक जो है अपने ऊपर नहीं ले रहा है और जो वॉलेट है, जो भी ई वॉलेट है, उसको बार बार कह रहे हैं कि उनके कस्टमर केयर से जाके मिले, तो ऐसे में उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, अब ऐसे में आपको उस कंपनी से सीधे संपर्क करना चाहिए और अगर आपका पेमेंट फंस गया है तो उसको सीधे लीगल एक्शन लेने की आप बात कहें कि हम आपके खिलाफ केस करेंगे, जिससे कि वो डर जाएंगे और आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मसला कैश का नहीं, ये आपके जो वॉलेट की प्रॉब्लम है। अब तो सरकारी भी ऑप्शंस हैं और ऐसी समस्या तो कहीं भी हो सकती है। जब आप कैश लेके, इसको अगर हम कैश से कंपेयर करते हैं तो जैसे हम कैश लेके कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में आपकी पॉकेट भी कट सकती है, तो इसको कैश से कंपेयर ना करें, डिजिटल पेमेंट को अपनी फैसिलिटी के तौर पे देखें। अगर आपका पेमेंट फंस गया है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उस से जाके फॉलो अप करने की जरूरत है और वहां पे एक और अथॉरिटी होती है जो कि इन सब मैटर्स को देखती है, जिनको ग्रीवियंस है। तो आप ग्रीवियंस अथॉरिटी के पास जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। तो शाहिद जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया है। अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि अगर कैश ट्रांजेक्शन जिस तरह से आपने बताया, अगर किसी को कर्ज लेना है या किसी ने कर्ज देना है और जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने अगर किसी से कर्ज लेना है और मैंने उनसे 1 लाख या 2 लाख रुपए लेने हैं, तो उसके लिए कैश की क्या सीमा है या मुझे बैंक अकाउंट से ही सारा पैसा लेना होगा उनसे? देखिए, कैश में कर्ज लेने की सीमा 20,000 रुपए है। अगर आप 20,000 से ऊपर का कर्ज का लेन देन करते हैं तो इतने ही अमाउंट का जुर्माना लगने का प्रावधान इनकम टैक्स में किया गया है। और देखिए, ये कर्ज सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। आप अपने रिश्तेदारों, भाई बहन, इंक्लूडिंग योर स्पाउस, किसी से भी कर्ज लेते हैं तो 20,000 की लिमिट है। बिल्कुल। तो आप अपने पति या पत्नी से भी अगर कर्ज लें तो चेक से लें। तो ये तो खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप अपने पति से या फिर अपनी पत्नी से जो है कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कैश ट्रांजैक्शन कर जाएं, क्योंकि इसमें भी आपको ये डर है कि आपके ऊपर जो है यहाँ पे आपको दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, आप इस बात का भी सोचिए कि जैसे आपने अपने किसी मित्र को या किसी पार्टनर को या किसी बिजनेस एसोसिएट को लोन दिया, आप 2 लाख रुपए किसी को कैश उधार दे देते हैं। अब अगर नहीं चुकाता तो आप उससे मांग ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई उसका एविडेंस ही नहीं है। और अगर आप ऑन द अदर एंड आप उसको बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो आपके पास और उसके पास दोनों के बैंक स्टेटमेंट में ये अपीयर होगा कि ये व्यक्ति, आपने इस व्यक्ति को इतने पैसे इस टाइम पे दिए थे, जो कि कोर्ट में एक वैलिड एविडेंस है। तो किसी भी डिस्प्यूट होने की अवस्था में या किसी मैटर में प्रूव करने के लिहाज से ये तो और भी अच्छा है कि हम बैंक से ट्रांजैक्शन करें। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है कि बैंक ट्रांजैक्शन करें। ये आपको जो है कम से कम सेफ रखेगा, कहीं आगे जाके जिस तरह से मनीष जी ने बताया कि आपके लिए दिक्कत ना हो जाए कि जिसको आपने कैश दिया वो आगे जाके यही ना कह दे कि उसने तो आपसे कोई पैसा लिया ही नहीं। अच्छा, आपने जिस तरह से बात की पति पत्नी की आपस की, कि अगर किसी ने, अगर पति को पत्नी से भी अगर पैसे लेने हैं कर्ज के तौर पर, तो उन्हें जो है बैंक ट्रांजेक्शन करनी चाहिए अगर 20,000 से ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर जुर्माने की बात की जाए तो कोई कैसे ये साबित कर सकता है कि पति ने पत्नी से जो है वो ज्यादा पैसे कर्ज के तौर पे लिए हैं या पत्नी ने पति से लिए हैं? देखिए, जहां किसी की नजर में नहीं आने वाला है वहां तो आप रोज 1 लाख रुपए दो और 1 लाख रुपए लो, इससे फर्क नहीं पड़ने पाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप कोई ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड में ले लेते हैं। देखिए, ये बहुत आसान है, जैसे मैं और आप सिस्टर और ब्रदर हैं, आपने मुझे एक बार 1 लाख दिए, जब तक हम दोनों इस बात को नहीं खोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब आता है जब आपने दिए और मैंने लिए, मैंने अपनी रिकॉर्ड में, अपने ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर लिया, आपने भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लिया और उसके बाद ये लगातार चलने लगा। मेरा केस या आपका केस, किसी का केस इनकम टैक्स की स्क्रूटनी में आया, तो वहां आप कह पाएंगे कि ये तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तो फिर उस समय आप मना नहीं कर पाएंगे कि नहीं जी ये तो मेरे आपस के रिलेशन है ही नहीं है, तुमने ऐसे ही लिख लिए। समस्या तब आती है जब रिकॉर्ड कहीं आता है, आप लिखें, कोई ट्रांजैक्शन कर लें और ना बताएं तो डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चलेगा।
समस्या वहां नहीं है, समस्या वहां है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने अपनी बुक्स में लिख लिया, आपने अपने कंप्यूटर में, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री डाल ली कि 1 लाख रुपए सिस्टर से लिए। अब सिस्टर के भी अकाउंट में आगे के 1 लाख रुपए ब्रदर को दिए, तो उनसे पूछा जाएगा आपके पास 1 लाख रुपए कहाँ से आए, ये ब्लैक मनी थी या व्हाइट मनी थी, और आपने फिर क्यों ट्रांजैक्शन किया, ये इस सेक्शन का वायलेशन है, आपको पेनल्टी लगाई जाएगी, फिर नोटिस आएगा। ये लंबी प्रोसेस है, लेकिन हम इस जाल में उलझने से बचें, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल, इस जाल में आपको उलझने से बचना चाहिए। इसलिए बेहतर ये है कि अगर किसी के साथ भी आप कर्ज का लेन देन कर रहे हैं, किसी को कर्ज दे रहे हैं या फिर किसी से कर्ज ले रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है कि अगर 20,000 से ज्यादा रुपए ले रहे हैं तो वो कैशलेस ट्रांजेक्शन हो, जिससे आप भी किसी तरह की दिक्कत में ना आए और सामने वाला भी किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करे। खैर, आगे बढ़ते हैं मनीष जी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में जो लेन देन होता है वो अक्सर हमने देखा है कि लोग कोशिश ये करते हैं कि ज्यादातर से कैश जो है वो ट्रांजैक्शन किया जाए। तो ऐसे में यहाँ पर क्या गाइडलाइंस है कि प्रॉपर्टी के लिए कितना लेन देन जो है वो कैश में हो सकता है? देखिए, मैं आपको इससे पहले प्रॉपर्टी के बारे में एक फनी फैक्ट बताता हूं। आप किसी भी एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वाली लोकेशन में चले जाइए, और अगर आप वहां के रिकॉर्ड निकलवा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक ऐसी सोसाइटी या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जिसमें अगर 200 फ्लैट हैं जो सारे के सारे एक जैसे हैं, सिवाय मामूली लोकेशनल चेंज के, कोई पार्क फेसिंग है, कोई फ्रंट फेसिंग है, उन सबके रजिस्ट्री के अमाउंट डिफरेंट होंगे। किसी की रजिस्ट्री 40 लाख पे है, किसी की रजिस्ट्री 35 लाख पे है, किसी की रजिस्ट्री 55 लाख पे, किसी की 65 लाख, किसी की 70 लाख, किसी की 80 लाख, किसी की 34 लाख। ऐसा क्यों है? ये बड़ा सोचने वाला प्रश्न है कि एक जैसे फ्लैट की अलग अलग लोग इतनी ऊंची और नीची रजिस्ट्री क्यों करा रहे हैं। अब इसके पीछे का हम मैथमेटिक्स समझते हैं। अगर किसी आम आदमी को पूछेगा, आम आदमी बड़े आसानी से बता देगा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। हम इसको फॉर्मली समझते हैं। दरअसल इन सब के पीछे ब्लैक मनी या कैश मनी इन्वॉल्व होता है। देखिए, आज हम जानते हैं कि किसी भी एक प्रॉपर्टी की खरीद परचेज, सेल या परचेज करने के लिए हमें उसको स्टैम्प ड्यूटी चुकानी होती है, और स्टैम्प ड्यूटी चुकाने के लिए सरकार ने उस लोकेशन की और उस तरह के फ्लैटों का एक सर्कल रेट तय किया हुआ है कि इस सर्कल रेट से कम पर आप सेल और परचेज नहीं कर पाएंगे। तो अब जिस व्यक्ति के पास कैश काफी तादाद में है, उसके पास चेक में अमाउंट कम है, तो सर्कल रेट पर रजिस्ट्री कराएगा, और रियल वैल्यू सपोज 50 लाख है और सर्कल रेट वैल्यू 40 लाख है, तो वो 40 लाख पर रजिस्ट्री कराएगा और बाकी कैश चुका देगा, जो न सरकार की नजर में आएगा, न रियल एस्टेट जो अथॉरिटी उसकी नजर में आएगा, और उस पर स्टैम्प ड्यूटी आपकी नहीं चुकाई जाएगी। ऐसे ही किसी केस में जहां 40 लाख का सर्कल रेट है और 60 लाख की रजिस्ट्री है, इसका मतलब है कि 60 लाख का सर्कल रेट और 40 लाख की रजिस्ट्री है, तो इसका मतलब है कि बैलेंस का जो एडजस्टमेंट है वो कैश में हो गया है। इन सबको रोक लगाने के लिए ही सरकार ने किसी भी स्थिति में कैश के ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है कि रियल एस्टेट में कैश का ट्रांजैक्शन आप 20,000 रुपए से अधिक का नहीं कर पाएंगे। यानी पहले क्या होता था कि हम लिख देते थे कि जैसे कोई फ्लैट हमने 40 लाख का खरीदा तो 30 लाख चेक दिए, 10 लाख रुपए कैश दिए, और ये हमारा हिसाब हो गया, जो रजिस्ट्री की डिटेल में लिखा जाता था। लेकिन अब उस डिटेल में 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश लिखना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो उतने ही अमाउंट की आपको पेनल्टी देनी होगी। बिल्कुल, तो इस चीज का आप खास ख्याल रखिए। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या फिर बेचने जा रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैश ट्रांजैक्शन जो है वो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है, नहीं तो आपको भारी भरकम पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। खैर, एक दो सवाल हमारे पास बहुत दिलचस्प आए हुए हैं मनीष जी, वो भी जान लेते हैं। ईवा श्रीवास्तव है, ये कंपनी सेक्रेटरी हैं और अपने ड्राइवर को 15,000 रुपए जो है सैलरी कैश में देती हैं, तो क्या ऐसा करना ठीक है कि नहीं है? देखिए, सैलरी जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक बिल का एक पेमेंट 10,000 रुपए तक का अलाउड होगा। तो ईवा श्रीवास्तव जी को अपनी ड्राइवर को सैलरी चेक में देनी चाहिए। अगर उनके ड्राइवर के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो उन्हें बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कहें, वो बैंक अकाउंट खोलें और सैलरी चेक से ही दें, अन्यथा उनका ये खर्चा उनकी इनकम टैक्स कंप्यूट करते समय अलाउड नहीं होगा। देखिए, ये सैलरी कैश में देना ये बहुत बड़ी स्टोरी रही है। पीछे क्या होता रहा है, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो एक
एम्प्लॉय को तमाम तरह के परक्यूजिट्स, बेनिफिट्स, तमाम तरह के अलाउंसेस कैश में दे दिए जाते थे। वो कंपनी तो अपना खर्चा क्लेम कर लेती थी और एम्प्लॉय को वो टैक्स फ्री हो जाता था, क्योंकि उन सब पे वो टैक्स नहीं चुकाता था और ये सब पकड़ में नहीं आता था। सरकार के इन नए नियमों की वजह से एम्प्लॉयज को इस तरीके से इनडायरेक्टली कैश में देने की प्रथा पे अब अंकुश लग गया है, जिसका नतीजा यह है कि सरकार के टैक्स के कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं ये बाजी कि आपको भी आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को मनीष जी आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों को दिए गए फंड्स की, या फिर जिसे हम डोनेशन भी कहते हैं, वो हम कितनी कैश में कर सकते हैं, और अगर हम एक लिमिट से ज्यादा बढ़कर करते हैं तो उसमें आगे क्या प्रावधान है? देखिए, नए नियमों के मुताबिक अब आप 2,000 रुपए से ज्यादा का टैक्स कैश में डोनेशन नहीं कर पाएंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। देखिए, ये बहुत बड़ा मूव है। राजनीतिक दलों के लिए बहुत आसान होता था कि किसी भी व्यक्ति के नाम से उनके पास लंबी लिस्ट होती थी कि किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000, और ये हमारे पास 1 किलोमीटर लंबी लिस्ट है और इतने सारे डोनर हो गए और फला पार्टी के पास 100 करोड़, फला पार्टी के पास 400 करोड़ का डोनेशन हो गया। सही मायनों में पता ही नहीं चलता था कि ये एक्चुअल लोगों ने दिया है या उस पॉलिटिकल पार्टी ने इनको ऐसे ही लिख लिया है। इन सब को रोकने के लिए राजनीतिक दलों के आचार विचार में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया। इसकी लिमिट 2,000 रुपए कर दी। यानी अब अगर किसी राजनीतिक पार्टी को 1 लाख रुपए का भी नकद में चंदा लेना है तो कम से कम 50 डोनर होंगे, तब जाके 1 लाख रुपए का चंदा मिलेगा। इसका नतीजा क्या होगा कि कैश का आदान प्रदान राजनीतिक दलों में बिल्कुल कम हो जाएगा। तो सही मायनों में देखें तो राजनीतिक तौर पर शुचिता लाने का प्रयास मोदी गवर्नमेंट ने जरूर किया है, मैं ऐसा सोचता हूं। बिल्कुल, मोदी सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है जिससे कि राजनीतिक दुनिया में कुछ स्वच्छता जो है वो जरूर आ सके और कम से कम ये पता लग सके कि आखिरकार पार्टियों को जो पैसा आ रहा है वो किस तरह का पैसा है। खैर आगे बढ़ते हैं और चर्चा में बात करते हैं कारोबारी खर्चे की। कारोबारी खर्चे की क्या लिमिट्स हैं, कितना कारोबारी जो है वो एक खर्चा कर सकता है दिन में? देखिए, डोनेशन के बारे में एक बात मैं और कहना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति ने कैश में डोनेशन दिया है, 2,000 से ज्यादा अगर दिया है, तो जो सेक्शन 80G के तहत जो उसको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उसको नहीं मिल पाता है। तो ऐसी अवस्था में व्यापारी खुद भी समझता है कि अगर मैं डोनेशन भी दे रहा हूं, मेरा खर्चा भी हो रहा है और मुझे उसमें जो कर की छूट मिलनी है, जो वैसे भी 10% से ज्यादा नहीं हो सकती, उसकी भी कुछ गाइडलाइन है, तो मुझे वो भी ना मिले तो मैं क्यों ऐसा दान करूं कैश में? इससे बढ़िया मैं चेक में क्यों ना दूं। तो ये एक अच्छा मूव रहा। खैर आप एक बार प्रश्न द्वारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं कारोबारी खर्चे के ऊपर जानना चाह रही थी कि कारोबारी खर्च में एक कारोबारी जो है वो पूरे दिन में कितनी ट्रांजैक्शन कर सकता है अपना, कुछ अगर उन्होंने सामान लेना है या कारोबार से जुड़ी कोई भी चीज लेनी है तो वो पेमेंट्स जो है कितनी उसकी ट्रांजेक्शन की लिमिट है? देखिए, ट्रांजैक्शन की नंबर ऑफ पर्संस के हिसाब से कोई लिमिट नहीं है। अगर वो 2,004 बिलो 10,000 के कितने भी एक्सपेंसेस अगर उसके 40 लोगों से डील करना है, 40 लोगों से डील कर सकता है। 80 लोगों से एक दिन में डील करना है, 80 लोगों से कर सकता है। 1,000 लोगों से भी कर सकता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ 10,000 से ज्यादा की डील नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के साथ आप 10,000 से ज्यादा का जो है कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। और अंत में मनीष जी जरा ये भी बताइए कि बहुत से लोग जो ना हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट सोचते हैं कि हम कैश के जरिए कर दें, क्या वो ठीक है? देखिए, इनकम टैक्स का सेक्शन 80D मेडिक्लेम यानी मेडिकल इंश्योरेंस पर दिए गए इनकम टैक्स के बेनिफिट के बारे में बात करता है। उस सेक्शन में साफ साफ ये लिखा हुआ है, ये पेमेंट ऑफ मेडिक्लेम शुड बी थ्रू ऑनलाइन और थ्रू दी अकाउंट पे ही चेक। यानी चेक अगर अकाउंट पे भी नहीं है तब भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे असेसी करदाता जो मेडिक्लेम का पेमेंट अगर कैश में करते हैं तो उन्हें सेक्शन 80D का लाभ नहीं मिलेगा, और जो उनको इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए वो उसके भागीदार नहीं बन पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन मेडिक्लेम का पेमेंट कैश में न करके चेक में ही करें। और इसी से जुड़ा एक सवाल भी हमारे पास आया था नीना गुप्ता जी का, जो ये जानना चाह रही थी कि अब वो पेमेंट कर चुकी है अपने हेल्थ इंश्योरेंस का, तो अब आगे कुछ हो सकता है इसमें? अब इस बार तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब अगली बार, क्योंकि ये सालाना पेमेंट होता है, तो जब अगली बार पेमेंट करें तो कैश में न करके चेक में ही करें।
बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे को ये तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का समाधान निकालने के लिए। तो आज के खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।